Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. च6 नए किरदार की एंट्री. एक की आवाज़ अपने एकदम कान के नज़दीक सुनकर अभिश्री घबरा चुकी थी. अभिश्री ने अपनी आंखें आहिस्ता से खोली तो एक की वो दो बाज की तरह खतरनाक निगाहें इस समय अभिश्री के चेहरे को ही देख रही थी. अभिश्री ने फौरन कुछ बोलना चाहा लेकिन उसके मुंह में तो जैसे दही जम गई थी. एक ने अभिश्री से पूछा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अभिश्री के सुर्ख गुलाबी होंठ कांप रहे थे लेकिन वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी. एक की नजरें अभिश्री के उन बुदबुदाते हुए सुर्ख होठों पर जाकर ठहर चुकी थी जब उसने अपने गले को साफ करते हुए अपने हाथ की पकड़ उसके चेहरे पर और भी मजबूत कर दी. एक ने अभिश्री से कहा, जब मैं कुछ पूछता हूँ तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो. अभिश्री ने अपनी जुबान खोली और एक से कहा, हमें दर्द हो रहा है. अभिश्री की बात सुनते के साथ एक ने फौरन उसके चेहरे से अपने हाथ की पकड़ ढीली कर दी. एक को इस बात का जरा सलीका नहीं था कि किसी नाजुक सी लड़की को किस तरह से हैंडल करना है. उसने अपने हाथ को पीछे खींचते हुए अभिश्री से पूछा, बताओ मुझे, इतनी गर्मी में और इस सख्त धूप में तुम यहाँ इस सुनसान रोड पर क्या कर रही हो? अभिश्री ने हकलाते हुए बोलना शुरू किया. वो हम कॉलेज से घर जाने के लिए निकले थे. लेकिन इतना बोलते के साथ अभिश्री खामोश हो चुकी थी जब एक ने सब्र खोते हुए अभिश्री की बाजू को अपने हाथ में थामते हुए कहा, लेकिन क्या? अब इसके आगे बोलने में क्या तुम्हें और एनर्जी चाहिए? अभिश्री ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन विकास भैया, उन्होंने फोन नहीं उठाया तो हम खुद से घर जा रहे थे. एक ने अभिश्री की तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें पैदल चलने की जरा भी आदत है. देखो तुम्हारा चेहरा धूप में सुर्ख हो चुका है. कम विद मी, आई विल ड्रॉप यू. अभिश्री तो एक के साथ जाने के नाम से ही घबरा गई थी. अभिश्री ने अपनी बाजू को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, हम चले जाएंगे. एक की आईब्रो इतने समय में तन चुकी थी. एक ने अभी भी अभिश्री के हाथ को मजबूती से थामा हुआ था जब उसने उसे अपने साथ कार की तरफ खींचते हुए कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैं तुम्ही बात रहा हूँ. इतना ही कहा था एक ने जब उसने अभिश्री को खींचते हुए अपनी कार की पीछे की सीट पर धकेल दिया. ड्राइवर पहले ही डोर खोलकर खड़ा था. अभिश्री संभल कर कार की सीट के कोने से चिपक चुकी थी. उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था. एक उसकी बगल में बैठा और उसने अपने ड्राइवर को तन्मे के घर की तरफ कार मोड़ने के लिए कहा. अभिश्री को इस तरह खुद से सहमा हुआ देखकर उसने उससे कहा, तुम तो मुझसे ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं कोई मोस्टर हूँ और तुम्हें खा जाऊंगा. रिलैक्स, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ. एक के इतनी बार एश्योरेंस देने के बाद भी अभिश्री ने अपनी जगह नहीं छोड़ी. वो उसी तरह से कोने से चिपकी बैठी रही. इधर एक के इशारे पर उसकी कार अब तक तन्मे के घर के लिए निकल चुकी थी. एक सच में इस लड़की को देखकर हैरान था. जहां हर लड़की एक के करीब आने के लिए मरती थी, वहीं ये लड़की जो उसे देखकर हमेशा घबरा कर उससे दूर भागने की कोशिश करती थी, इसके लिए तो खुद एक को ही एफर्ट करने पड़ रहे थे. जल्दी ही रास्ता खत्म हुआ और एक की कार तन्मे के विला के बाहर पहुंच चुकी थी. अभिश्री ने इंतजार नहीं किया कि एक का ड्राइवर कार से बाहर निकलकर उसके लिए डोर खोले. अभिश्री ने खुद जल्दी में कार का डोर खोला और बाहर आ गई. इतने समय में ड्राइवर ने एक के इशारे पर कार को आगे बढ़ा दिया था. अगला सीन, एक का विला. एक की कार वहां से अपने विला की तरफ बढ़ चुकी थी. कबीर पहले ही वहां मौजूद था और एक के आने का ही इंतजार कर रहा था. जल्दी ही एक की कार का काफिला अपने विला के सामने रुका और वो तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ. उसके इंतजार में कबीर पहले ही हॉल ही चक्कर लगा रहा था. एक को आते देखकर कबीर उसके साथ सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया जहां उसे आज एक नए केस पर डिस्कशन करना था. कबीर के पास सभी जानकारी इकट्ठा थी. अब बारी थी तो सब कुछ एक समझाने की. एक अपने कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ तो उसके पीछे उसके कुछ आदमी और कबीर. एक आकर अपनी बोसी चेयर पर बैठ गया जिसके बाद उसके नजदीक की चेयर पर कबीर भी बैठ चुका. कबीर ने एक मैप खोलकर उसे एक के सामने टेबल पर बिछा दिया जिसके बाद डिस्कशन में कब समय निकलने लगा उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ. काम के वक्त और काम से अलग एक अपने चेहरे के एक्सप्रेशन में बहुत कमी से तब्दीली लाता था. उसे देखकर कहना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. उसकी निगाहें पढ़ना भी एकदम नामुमकिन था. इस समय भी एक बेहद संजीदगी से इस प्रोजेक्ट को समझने में लगा था जब उसका ध्यान कॉन्फ्रेंस रूम के डोर के अचानक से खुलने से टूटा. सामने डोर पर एक बेहद हसीन और दिलकश लड़की खड़ी थी. लगभग 5 फीट 6 इंच की हाइट, गोरा रंग,
ब्लोंड हेयर, तीखे नैन नक्श, एक घुटनों तक की लेदर पेंसिल स्कर्ट और उसके ऊपर से वाइट टैंक टॉप पहने उस लड़की का सांचे में ढला शरीर बेहद खूबसूरत लग रहा था। पाँव में पेंसिल हील वाले ऊंची हील्स और होठों पर चेरी रेड रंग की लिपस्टिक लगाए वो लड़की बड़े ही बलखाते हुए अंदाज में अपनी हील्स से टक टक की आवाज किए अंदर दाखिल हुई। इस दौरान उसने एक एक के सभी आदमियों की नजरें अपनी ओर खींच ली थी, सिवाय एक एक जिसकी एक नजर को अपने ऊपर देखने के लिए वो लड़की तरस रही थी। वो लड़की चलते हुए एक एक के नजदीक आए और उचकते हुए एक एक के एकदम नजदीक टेबल पर उसके बिछाए हुए मैप के ऊपर बैठ गई। इस दौरान उसने अपने दोनों पाँव को क्रॉस कर लिया था। एक एक के चेहरे पर अभी भी वही संजीदगी भरे एक्सप्रेशन थे। उस लड़की के इस शोक अंदाज से एक अब तक इरिटेट हो चुका था। उसने गंभीर होते हुए कहा, मिशा, तुम्हारी मॉडलिंग हो चुकी हो तो मुद्दे पर आओ। एक के नजदीक बैठी लड़की का नाम मिशा था। मिशा उसके ही ग्रुप में से एक थी। मिशा ने अपने सामने बैठे एक की टाई को अपने एक हाथ से खींचते हुए उसे अपने करीब किया और बड़े ही रुमानी अंदाज में कहा, मुद्दे पर आने के लिए तो कब से तैयार हूं मैं, लेकिन तुम्हें ही वक्त नहीं है। एक नजर भर कर तो देखते नहीं हो तुम। एक ने गुस्से में अपनी टाई मिशा की पकड़ से छुड़ाए और उससे दो टूक कहा, कहाँ है वो डिवाइस। मिशा ने अपनी आंखों को रोल करते हुए अपनी पहने हुए टैंक टॉप में हाथ डालते हुए वो छोटी सी डिवाइस निकालकर उसे एक के हाथ में देने के लिए आगे बढ़ाया। एक ने कबीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, होल्ड इट। मिशा ने बुरा सा मुंह बनाया और वो डिवाइस कबीर के हाथ में थमा दिया, जिसके बाद उसने एक से कहा, बंदा थैंक्स ही बोल देता है, मुझे ही पता है कि मुझे कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी तुम्हारे लिए ये डिवाइस हासिल करने में, और एक तुम हो शब्द भी ऐसे खर्च करते हो जैसे तुम्हें एक एक शब्द खर्च करने पर टैक्स देना पड़ता है। एक ने मिशा की इन बातों को सुनने के बाद उसे घूर कर देखा, जिसके बाद मिशा समझ चुकी थी कि एक उससे क्या कहना चाहता है। मिशा ने इतराते हुए कहा, हाँ, जाती हूँ, काम हो गया तो मुझे चलता कर दो, लेकिन मैंने भी खुद को साबित कर दिया। इतना कहते हुए मिशा एक की तरफ झुकी उसके गाल को किस करने के लिए, जिसे एक ने बीच में ही उसकी नाजुक सी गर्दन को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए वही रोक दिया। मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, नॉट अगेन, जिसके बाद उसने एक के चेहरे को अपनी उंगली से सहलाते हुए कहा, लगता है तुम अभी तक मेरे टच से कंफर्टेबल नहीं हुए हो, कोई बात नहीं, मिशा तुम्हारे लिए और इंतजार कर लेगी, बाय मेरी जान। इतना कहते हुए मिशा ने एक को एक फ्लाइंग किस दी और जिस चाल में वो अंदर दाखिल हुई थी उसी चाल के साथ वो उस वहां से जा चुकी थी। क्या एक जैसे पत्थर दिल इंसान को होगा प्यार का एहसास? किस तरह से अभिश्री को हासिल करेगा एक? क्या एक ही बनेगा वजह अभिश्री के अपने फैमिली के साथ हुए हादसे की जड़ तक पहुंचने में? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। 7 आई विश कि मुझे किसी से प्यार ना हो। अभिश्री अपने रूम में आ चुकी थी। उसके चेहरे की हवायां अभी तक उड़ी हुई थी। अभिश्री ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुआ तो एक कार में सफर करके आने के बाद भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। अब तक देविका को उसके आने की खबर मिल चुकी थी, जिसकी वजह से वो फौरन दौड़कर उसके रूम में आई। देविका ने अभिश्री के रूम का डोर खोला तो अभिश्री फौरन चौंक कर पलटी। अपने पीछे देविका को देखकर अभिश्री ने चैन की सांस ली। देविका ने अभिश्री से पूछा, क्या हुआ है तुझे? इतना घबरा क्यों रही है तू? और ये चेहरे पर लाल निशान क्यों है तेरे? बता मुझे। देविका ने अभिश्री के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे प्यार से पूछा। अभिश्री ने घबराते हुए देविका को जवाब दिया, वो मॉन्स्टर, वो हमें फिर से मिले थे आज, उन्होंने हमें गुंडों से बचाया। देविका ने अभिश्री के चेहरे को अपने हाथों में होल्ड करते हुए उसके चेहरे को इधर उधर घुमा कर देखा तो उसे उसके चेहरे पर लाल निशान थे। देविका ने अभिश्री से पूछा, ये सब कैसे हुआ? ये निशान कैसे आए तेरे चेहरे पर? कहीं ऐसा तो नहीं उन गुंडों ने तेरे साथ कुछ किया? अभिश्री ने घबराते हुए देविका को जवाब दिया, ये सब उन्होंने किए है। देविका ने कंफ्यूज सा चेहरा बनाते हुए पूछा, उन्होंने मतलब तेरे मॉन्स्टर ने? लेकिन अभी तो तूने कहा उसने तुझे बचाया। अभिश्री ने अपनी बात देविका को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, उन्होंने हमें बचाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये जोर से हमारा चेहरा अपने हाथ में पकड़ा कि हमें अभी तक उनके हाथों की सख्ती अपने चेहरे पर फील हो रही है। देविका सच में हैरान थी अभिश्री के इस अजीब से मॉन्स्टर की कहानी सुनकर। देविका ने हंसते हुए अभिश्री से पूछा, कुछ अजीब नहीं है तेरा ये मॉन्स्टर, पहले तेरी जान बचाए उसके बाद तुझे ये निशान दिए। अभिश्री ने देविका को जवाब दिया, हमें तो वो पूरी तरह से अजीब लगते हैं। हमारे चेहरे को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और पूछते हैं, तुम इस भरी गर्मी में इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि मुझे जवाब दो। ये सब बोलने के दौरान अभिश्री एक एदा मॉन्स्टर को बड़े ही क्यूट अंदाज में मिमिक कर रही थी।
देविका की हंसी छूट गई और उसने जैसे तैसे अपनी हंसी रोकते हुए अभिश्री से कहा, तेरे मोस्ट का तो पता नहीं, लेकिन तुम हम की जगह मैं बोलते हुए कितनी क्यूट लग रही थी। वैसे आई एम अमेज्ड कि आखिर चाहता क्या है तेरा या मोस्ट तुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं उसका दिल आ गया है तेरे ऊपर? देविका ने कहते हुए अभिश्री को कोहनी मारी तो अभिश्री ने देविका को टालते हुए कहा, हमें तो लगता है कि वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। उस दिन सिग्नल पर हमने उनसे बहस की थी और इस तरह के लोग जब तक जान नहीं ले लेते पीछा नहीं छोड़ते। पक्का वो हमारी जान लेना चाहते हैं। देविका ने अभिश्री के गाल को बड़े ही क्यूट अंदाज में खींचते हुए कहा, जान लेने वाले जान बचाते नहीं है मेरी जान। पक्का उस मोस्ट का दिल आ गया है तेरे ऊपर। अब चल, तन्मय भाई घर पर है और हम दोनों का लंच के लिए वेट कर रहे हैं। चल अब जल्दी से अपने चेहरे को ठंडे पानी से साफ करके आ, और भाई अगर पूछे तो बोल देना हीट बन हुआ है। इतना कहते हुए देविका वहां से जा चुकी थी। अब अभिश्री ने भी फौरन चेंज किया और एक सिंपल लूज टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर नीचे आई। इधर डाइनिंग टेबल पर बैठे तन्मय की नजरें ऊपर से उतर कर आ रही अभिश्री के ऊपर ठहर चुकी थी। अभिश्री ने तन्मय और देविका को ज्वाइन किया तो तन्मय ने अभिश्री से पूछ ही लिया, ये निशान कैसे आए तुम्हारे चेहरे पर? अभिश्री ने एक नज़र देविका की तरफ देखा और उसकी कही कहानी तन्मय को सुना दी। बातें जारी थी जिस दौरान सब लंच शुरू कर चुके थे। जब बातों ही बातों में देविका ने अभिश्री से कहा, वाई डोंट यू कॉल हिम भाई? जैसे मैं बुलाती हूँ। उसका इशारा तन्मय की तरफ ही था। इधर तन्मय को एकदम से धंसका लगा तो अभिश्री ने फौरन पानी का ग्लास उसकी तरफ पास किया। तन्मय ने एक्सक्यूज किया और वहां से उठकर चला गया। अभिश्री और देविका अभी भी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। तन्मय अपने रूम में आया जिसके बाद उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए खुद से कहा, अगर जल्दी ही मैंने कुछ नहीं किया तो सच में अभिश्री मेरी बहन ही बन जाएगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगली सुबह AK का विला। AK अपने रिलैक्स वे में अपने आलीशान से हॉल में बैठा टीवी पर एक एक्शन शो एंजॉय कर रहा था। उसने एक सफ़ेद रंग की लूज शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर से 2 बटन खुद थे और उसकी मस्कुलर चेस्ट विजिबल हो रही थी। नीचे उसने शॉर्ट्स पहने थे और सुकून से वो अपने दोनों पांव सेंटर टेबल पर रखकर शो को एंजॉय कर रहा था। अचानक से उसे अपने गले में और सीने पर 2 नाजुक से हाथ पीछे से लिपटते महसूस हुए। वो समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि मिशा ही है। मिशा ने अपने होठों को AK के कान के नज़दीक लाते हुए कहा, अकेले अकेले कब तक एंजॉय करोगे AK? लेट मी अकम्पनी यू। इतना कहते हुए मिशा ने AK के कान को आहिस्ता से बाइट किया, जिसके बाद AK ने मिशा को झिड़कते हुए कहा, बिहेव योरसेल्फ मिशा, वरना मेरे दिमाग को गर्म होकर एक्शन में आने में टाइम नहीं लगेगा। मिशा AK की बात सुनकर टालते हुए उसकी बगल में आकर बैठ चुकी थी। मिशा ने AK से कहा, यह हाल इतना खाली खाली क्यों है? तुम्हें नहीं लगता यहाँ अच्छे अच्छे से डेको सजाए जा सकते हैं? पूरा घर एकदम सादा सा है। बट यू डोंट वरी, जब मैं इस घर में शादी करके आऊंगा ना तो एक एक चीज को सलीके से सजा दूंगी, देखना तुम। AK ने मिशा के सपनों पर लगाम लगाते हुए कहा, यह हॉल खाली इसलिए है क्योंकि मुझे यहाँ लाशें बिछाने के लिए जगह चाहिए। आई हैव नो कंट्रोल ऑन माई एंगर। ऐसा ही कुछ मिजाज मेरे इस गन का भी है। कहते हुए AK ने अपनी बगल में रखी हुई अपनी गन के ऊपर पकड़ बनाई, जिसके बाद मिशा AK के नज़दीक से सरक कर दूर बैठ गई। मिशा ने AK से कहा, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। इतना कहते हुए मिशा ने अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में करते हुए आपस में जोड़ा तो AK ने अपनी बाज जैसी नज़रों से उसे घूरा और जवाब दिया, एंड आई विश कि मुझे किसी से प्यार ना हो, क्योंकि AK की नफरत की तरह उसके प्यार को भी संभालना आसान नहीं है। जो मेरा है बस मेरा है। अभी AK का सेंटेंस पूरा हुआ ही था कि उसके कान में कबीर की आवाज़ पड़ी, AK लेट्स गो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू मीट हिम। जिसके बाद कबीर ने उससे कहा, आई हैव नो आइडिया कि तू खुद उस शख्स के पास चलकर क्यों जाना चाहता है। जबकि तू कहे तो उसे उठाकर अभी तेरे ठिकाने पर लाकर पटक देगा ये करीब। इतना कहते हुए कबीर की नज़र AK की बगल में बैठी मिशा पर गई तो उसने मिशा से रूमानी अंदाज में कहा, हे हाय गॉर्जियस। मिशा ने मुंह बनाते हुए कहा, काश ये तुम्हारे बॉस को भी दिखाई दे जाए। इतना कहते हुए मिशा मुंह बनाकर वहां से उठकर जा चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब AK भी वहां से जाने वाला है। AK जल्दी ही चेंज करके नीचे आ चुका था और अब AK की कार्स का काफिला वहां से डिग्री कॉलेज की तरफ निकल चुका था। AK को अभी अंदाजा नहीं था कि उसकी मुलाकात वहां एक बार फिर से उस मासूम सी लड़की से हो जाने वाली है। AK की कार कॉलेज के गेट पर आकर रुकी और उसने अपने सभी आदमियों को वही इंतजार करने के लिए कहा। AK अकेले ही वहां से उस कॉलेज के डीन के केबिन की तरफ जाने वाला था। उसे सिर्फ उसे धमकाना था जिसके लिए AK वहां आया था। AK को उस कॉलेज में एंटर हुए देखकर वहां के सभी यंग लड़कियों की नजरें AK अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रहा था,
लेकिन इस बीच ए की नज़र कॉलेज कैंपस के गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठी खूबसूरत और मासूम सी अभिश्री के ऊपर जाकर ठहर चुकी थी। ए ने अपनी आंखों से अपने सनग्लासेस निकाले, लेकिन तभी ए ने अभिश्री की बगल में बैठे उसके एक दोस्त को भी नोटिस किया, जो कि एक लड़का था। उसके साथ एक फीमेल दोस्त भी बैठी थी, लेकिन ए की नजरें तो सिर्फ के बंदे के ऊपर थी जो अभिश्री के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। अचानक से उस लड़के की हुई एक हरकत से ए की आईब्रो गुस्से में तन चुकी थी। क्या करेगा आगे ए? क्या अभिश्री बनती जा रही है ए का ऑब्सेशन, उसकी जिद? क्या ए को हो गया है अभिश्री से प्यार? किन हदों को पार करेगा ए अभिश्री के लिए? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। गाइस प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट्स कंटिन्यू। चैट अभिश्री के लिए ए का पागलपन। बातों के दौरान उस लड़के ने सामने बैठी अभिश्री के गाल को अपने एक हाथ के छुआ। अभिश्री ने मुस्कुराते हुए उस शख्स के हाथ को अपने चेहरे से अलग किया, लेकिन बावजूद इसके वो तीनों दोस्त साथ बैठे टाइम स्पेंड कर रहे थे। अभिश्री को ए की नजरों का अपने ऊपर जरा अंदाजा नहीं था, लेकिन ए की नजरें गंभीरता से उस ओर देख रही थी। इस दौरान वो अपना वहां आने का मकसद भी भूल चुका था। ए ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और कबीर को कॉल लगाया। इधर से कबीर पहले ही अलर्ट बैठा था कि कब उससे ए का कॉल आ जाए। कबीर ने ए का फोन उठाकर बस हेलो ही कहा था कि तभी इधर से ए ने कड़क शब्दों में कहा, कबीर मुझे ये लड़का मेरे टॉर्चर रूम में चाहिए, ये अभिश्री का क्लासमेट है। इतना कहते हुए ए ने उस लड़के की एक पिक ली और उसे कबीर को भेज दिया। इधर कबीर यही सोच रहा था, ओह गॉड अब किसकी शामत आई है। इतना कहते हुए कबीर ने ए की भेजी हुई वो फोटो चेक की तो ये कोई 21 साल की उम्र का लड़का था जो उस फोटो में अभिश्री के साथ बैठा नजर आ रहा था। कबीर को समझते देर नहीं लगी। कबीर को ए की जिद और उसका पागलपन बढ़ता नजर आ रहा था। फिलहाल ए को समझा पाना तो खुद उसके मॉम डैड के बस की बात नहीं थी, फिर कबीर की तो बिसात ही कुछ नहीं थी। कबीर अपने काम पर लग गया। इधर कैंपस के गार्डन में बैठी अभिश्री को पीछे से किसी ने आवाज दी, मिस अभिश्री आपको एचओडी सर बुला रहे हैं। अभिश्री को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बावजूद उसके अभिश्री वहां बैठे दोनों लोगों को एक्सक्यूज करते हुए वहां से उठकर एचओडी सर के केबिन की तरफ बढ़ चुकी थी। अभिश्री ने एचओडी सर के केबिन को नॉक किया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अभिश्री केबिन का डोर खोलकर अंदर आई तो उसे वहां कोई भी मौजूद नहीं मिला। अभिश्री पलटती उससे पहले ही उसे अपने पीछे से केबिन का डोर लॉक होने की आवाज आई। अभिश्री फौरन चौंक कर पलटी तो वहां खड़े शख्स को देखकर उसके शरीर से तो उसके प्राण निकलने को हो गए। वहां एक खड़ा था जिसके चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आईब्रो तनी हुई थी। इससे पहले अभिश्री तेजी से ए की बगल से निकलकर आगे डोर की तरफ बढ़ी। ए ने डोर को घेर लिया। अभिश्री घबराहट में पीछे हट रही थी और एक एक करते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। अगले ही पल अभिश्री की पीठ एचओडी की टेबल से जा लगी थी। उसके पास पीछे हटने की जगह नहीं बची थी, लेकिन एक का उसकी तरफ बढ़ना अभी भी जारी था। जल्दी ही ए अभिश्री के बेहद करीब आ चुका था और उसने अगले ही पल अभिश्री को उसकी नाजुक सी कमर से पकड़ते हुए उसे टेबल पर बैठा दिया। ए के लिए अभिश्री से सर झुकाकर बात करना मुमकिन नहीं था। इस समय अभिश्री का चेहरा ए के चेहरे के एकदम सामने था। ए ने अपने दोनों हाथों को अभिश्री के दोनों ओर टिकाते हुए उसे टेबल पर दोनों ओर से घेर लिया। अभिश्री इस समय बेइंतहा घबराई हुई थी। घबराहट में उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जब ए ने बोलना शुरू किया, सो यू लाइक व्हेन समवन टच यू, हंसी आती है तुम्हें। इतना कहते हुए ए ने अपनी एक हाथ की उंगली को अभिश्री के चेहरे पर फिराया, जिसके बाद उसके हाथ अभिश्री की नाजुक सी गर्दन पर आकर रुक गए। अभिश्री ने अपने गले को तर करते हुए जवाब दिया, न नहीं नहीं, हमें किसी का भी छूना पसंद नहीं है, प्लीज दूर हटिए हमसे। ए ने अभिश्री की गर्दन को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उससे कहा, जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरी आंखों में देखकर बात किया करो, ओपन योर आइज। अभिश्री ने घबराते हुए अपनी आंखें खोली तो एक बार फिर से उसकी नजरें ए की उन बाज की तरह खतरनाक निगाहों से मिली। अभिश्री का चेहरा एक बार फिर से ए की अपनी गर्दन पर स्ट्रॉन्ग गिरफ्त की वजह से लाल पड़ गया था। उसकी आंखें भी छलक आई थी। अभिश्री ने बोलने की कोशिश की और टूटे फूटे शब्दों में ए को जवाब दिया, नहीं का कोई भी हमें छुए, हमें पसंद नहीं है। अभिश्री लगातार खांस रही थी। जब ए ने अपने हाथ की गिरफ्त उसकी गर्दन से हल्की की, ए ने अभिश्री को धमकाते हुए कहा, मुझे झूठ बोलने वाले लोगों सख्त नफरत है, एंड यू।
आज के बाद मैंने तुम्हें किसी और लड़के के नज़दीक देखा तो उससे तो मैं बाद में ठिकाने लगाऊंगा, उससे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगा। इतना कहते हुए एके ने अभिश्री से दूरी बनाई और उसे जिसे उसने टेबल पर बैठाया था वैसे ही नीचे उतारते हुए कहा, नाउ लीव। अभिश्री वहां से ऐसे दौड़ी जैसे शेर के पंजे से हिरन। अभिश्री ने सीधे बाहर आने के बाद ही चैन की सांस ली। उसकी आंखें नम थी और उसे अभी भी अपना दम घुटने का एहसास हो रहा था। जल्दी ही अभिश्री ने एक शांत कोना पकड़ा और घुटनों में अपना मुंह छिपाए वो रोने लगी। इस दौरान उसे अपने भाई के दिए हुए उस टॉय की याद आई। उसने अपने बैग से वो टॉय निकाला और शिकायत करते हुए कहा, भाई आप क्यों हमें इस तरह से अकेला छोड़कर चले गए? हमारा आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अभिश्री ने रोते रोते अपने उस टॉय को अपने गले से लगा लिया। इधर वहां से गुजरते हुए एके की नज़र एक बार फिर से अभिश्री के ऊपर पड़ चुकी थी। उसने अभिश्री को वहां उस खाली जगह पर उस टॉय से लिपट कर रोते देखा तो वो उसके नजदीक जाकर खड़ा हो गया। एके ने अभिश्री से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? एके की आवाज को एक बार फिर से अपने कान में सुनकर अभिश्री चौंक गई। एके झुकते हुए अभिश्री के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने अभिश्री से अपना सवाल एक बार फिर से पूछा, आई आस्क्ड यू समथिंग। अभिश्री ने घबराते हुए उसे जवाब दिया, वो हमें घबराहट हो रही थी। एके ने अभिश्री के हाथ से उसका वो टॉय लेते हुए कहा, इन खिलौनों से खेलने की उम्र तो नहीं लगती तुम्हारी, क्या ये किसी स्पेशल वन ने दिया है? इस समय एके की नज़रों में जलन थी। एके ने अपने हाथ को हवा में ऊंचा उठा दिया था। अभिश्री उचक उचक कर उसके हाथ से वो टॉय लेने की कोशिश कर रही थी, जिसके साथ ही उसने एके से कहा, हाँ वो एक खास इंसान ने हमें दिया था, बहुत खास, अब प्लीज उसे हमें वापस कर दीजिए। अभिश्री का उचकना जारी था जब एके ने एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब कर लिया। एके के हाथ को ऊंचा करने पर अभिश्री के लिए वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। अभिश्री और एके के बीच एकदम से एके ने दूरी खत्म कर दी थी। अभिश्री बुरी तरह से सहम चुकी थी जब एके ने अभिश्री के उस टॉय को अपने दोनों हाथों से पहले 2 हिस्सों में और फिर 4 हिस्सों में फाड़ दिया। अभिश्री एके के हाथों से उसे छीनने की कोशिश करती रह गई, लेकिन उसके हाथ उस तक न पहुंच सके। अगले ही पल एके ने उस टॉय का हुलिया बिगाड़ कर उसे जमीन पर फेंक दिया था। अभिश्री ने लपक कर उसे उठाना चाहा तो एके ने उसे पीछे से उसकी कमर से थामते हुए उसे रोक दिया। अभिश्री अब तक रोने लगी थी, पहले से भी ज्यादा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी एके की एक जोरदार आवाज के साथ अभिश्री का रोना एकदम से शांत हो गया। स्टॉप क्राइंग। अभिश्री ने रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन वो अभी भी सुबक रही थी जब एके ने अभिश्री को अपनी गिरफ्त में किसी बेजान गुड़िया की तरह अपनी तरफ पलटते हुए कहा, समवन स्पेशल। हाँ, आज के बाद तुम मेरे सामने ये आंसू नहीं बहाओगी और भूल जाओ अपने इस समवन को, क्योंकि एके तुम्हारी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम भूल गई जो मैंने तुमसे अभी कहा था, कोई भी तुम्हारे करीब आएगा तो वो बाद में मरेगा, मेरे हाथों से पहले तुम मरोगी, एंड आई मीन इट। इस दौरान एके ने अभिश्री को अपनी गिरफ्त में लेने के साथ साथ उसके चेहरे को अपने एक हाथ से अपनी निगाहों के सामने किया हुआ था। अभिश्री ने फौरन हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद एके ने अभिश्री से कहा, गुड, नाउ स्टॉप क्राइंग एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। इतना कहते हुए एके ने अभिश्री को छोड़ दिया और अपने कोट को सही करते हुए तेज कदमों से वहां से आगे बढ़ गया। इधर अभिश्री टूटकर वही जमीन पर अपने भाई के दिए उस टॉय के नजदीक बैठ गई जिसकी अभी अभी एके ने दुर्गति की थी। अभिश्री ने उसके टुकड़े समेटे और उन्हें अपने बैग में भरते हुए वो अपने आंसू पोंछते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इधर एके ने कबीर से पूछा, क्या हुआ उस लड़के का? कबीर ने एके को जवाब दिया, वो हमारी गिरफ्त में है, उसे टॉर्चर रूम में लेकर जा रहे हैं। क्या करेगा एके उस लड़के के साथ? आखिर क्यों एके जता रहा है अभिश्री के ऊपर हक? किन हदों को पार करेगा एके अपनी जिद में? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मेगा सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। चेन्नई तन्ने की गंदी नज़र। कबीर उस बेहोश लड़के को अब तक एके के टॉर्चर रूम में ले आया था। उस लड़के को चेयर से बांधा ही था कि उसकी बेहोशी का आलम टूटने लगा था। कबीर उस लड़के के सामने चेयर डालकर बैठा था। कबीर ने जब उस शख्स को होश में आते देखा तो उसने उस लड़के से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? उस लड़के ने घबराते हुए कबीर से पूछा, कौन है आप लोग और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कबीर ने उस लड़के से कहा, ब्रो यार, दिस इज नॉट फेयर, पहले मेरे सवाल का जवाब, उसके बाद मैं तुझे तेरे सवाल का जवाब दूंगा। सामने चेयर से बंदे शख्स ने घबराते हुए जवाब दिया, सर मेरा नाम ईशान है, अब तो बता दीजिए मेरी क्या गलती है जो मुझे यहाँ इस तरह से बांधा हुआ है?
कबीर ने हंसते हुए ईशान से कहा, देख बच्चे, गलती तो तेरी तुझे एक ही आकर बताएगा, लेकिन इस रूम में आने का साफ मतलब है कि तूने कुछ तो ऐसा किया है जो एक को पसंद नहीं आया। अब देखते हैं कि वो तेरे साथ क्या करता है। क्यों भाइयों, तुम्हें क्या लगता है एक इसके साथ क्या करेगा? आसपास खड़े आदमी कबीर की बात का अलग अलग जवाब दे रहे थे। बॉस, मुझे लगता है के बॉस इसकी आंखें निकाल कर उसमें भूंसा भर देंगे, या फिर हो सकता है इसकी जुबान काट दे। दूसरे ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मुझे तो लगता है इसके हाथ पांव काटेंगे। के सर, याद है लास्ट टाइम वाले का क्या हाल किया था उन्होंने? इन सभी लोगों की बातों से चेयर से बंधे ईशान को डर लगने लगा था। कबीर ने देखा तो अब तक उस लड़के के हाथ पांव कांपने लगे थे। जब कबीर ने उस लड़के को जवाब दिया, अगर तू जिंदा रहा तो तेरे लिए एक एडवाइस, कुछ भी करना लेकिन कभी एक के सामने मत आना, वरना। खैर, वरना के आगे मैं तुझे बाद में बताता हूँ। कबीर समेत वहां मौजूद सभी लोग चेयर से बंधे ईशान के मजे ले रहे थे। इधर अब तक एक की कार वहां आकर रुक चुकी थी। एक कार से बाहर आया और उसने फौरन अपने कदम वहां से अपने टॉर्चर रूम की तरफ बढ़ा दिए। एक के कदमों की आवाज सुनकर ही कबीर समझ चुका था कि ये क्या चूका है। एक ने चेयर से बंधे ईशान को डराते हुए कहा, ले बच्चे, आ गई तेरी मौत। इतने समय में उस रूम का डोर खुल चुका था। रूम का डोर खुला और एक के अंदर दाखिल हुआ। एक ने फौरन बिना समय गंवाए चेयर से बंधे ईशान के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक ही चीज को हाथ लगाने की? ईशान ने हैरान होते हुए कहा, सर, आपकी ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैंने हाथ लगाया है? एक ने ईशान की चिन पर अपनी पकड़ और कसते हुए कहा, अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है कि तुझे कुछ याद ही ना आए। एक आज जिस चीज पर दिल आ जाए वो एक ही हो जाती है। तुझे कॉलेज कैंपस से उठा कर लाए हैं ना ये लोग, तो वही की बात कर रहा हूँ मैं। ईशान ने घबराते हुए एक से कहा, लेकिन सर, आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मैं कैसे आपकी किसी चीज को हाथ लगा सकता हूँ? एक ने सरकास्टिकली हंसते हुए कहा, इसकी मेमोरी वीक है और सारी की सारी एनर्जी इसकी जुबान में है। एक काम कर कबीर, इसकी जुबान काट दे, बहुत चल रही है। कबीर तो पहले से ही एक के हुक्म की तामील करने के लिए तैयार बैठा था। कबीर ने नजदीक से एक पैना सा चाकू उठाया और चेयर से बंधे ईशान की तरफ बढ़ा। कबीर के हाथ के चाकू देखकर ईशान ने फटाफट बोलना शुरू कर दिया, सर, याद आ गया, मुझे याद आ गया। कॉलेज के गार्डन में मैंने अभिश्री को हाथ लगाया था, लेकिन सर मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी उसे लेकर, वो मेरी दोस्त है। एक ने ईशान के चेहरे के सामने झुकते हुए कहा, दोस्त है नहीं, दोस्त थी, अब वो सिर्फ मेरी है। आज के बाद तू उसके ऊपर नजर नहीं डालेगा, मुझे तू उसके आसपास भी नहीं चाहिए। इतना कहते हुए एक सीधा खड़ा हुआ और उसने अपनी पीठ ईशान की तरफ फेरते हुए कहा, कबीर, हाथ तोड़ दे इसका जिससे इसने अभिश्री को हाथ लगाया था, उसके बाद फेंक कर आना इसे वहीं जहां से इसे उठाकर लाए थे। ऑर्डर पास करते ही एक वहां से बाहर आ चुका था। जब हॉल में कदम रखते के साथ उसके कान में ईशान की चीख गूंज गई। एक अपने चेहरे पर टेढ़ी स्माइल लिए वहां से अपने रूम में जा चुका था। इधर अभिश्री घर आई तो उसके चेहरे पर उदासी थी। अभिश्री अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी जब देविका ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, हे श्री, कहाँ जा रही है? अब तू आ ही गई है तो मेरे साथ रोहित की बर्थडे बैश में चलना। अभिश्री ने अपनी थकी हुई नजरों से देविका को देखा और उसे जवाब दिया, सॉरी यार, आई एम रियली फीलिंग टायर्ड, हम नहीं जाना चाहते। देविका ने अभिश्री के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, लेट मी सी, चल एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं, पार्टी कैंसिल। अभिश्री ने देविका को समझाया, नहीं यार, हम आराम करेंगे तो ठीक फील करेंगे, तुम अपना प्लान चेंज ना करो हमारे लिए, हमें बस हमारा बिस्तर बुला रहा है। देविका ने हंसते हुए अभिश्री के गाल को अपने एक हाथ से सहलाते हुए कहा, ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी आते आते। अभिश्री ने हाँ में सर हिलाया और भारी कदमों से वहां से अपने रूम में चली गई। दिमाग में अभिश्री के अभी भी एक ही कही हुई बातें ही चल रही थी। अभिश्री ने खुद से कहा, हम कैसे उस मोन्स्टर के टारगेट बन चुके हैं, गलती तो हमारी ही थी, हमें उस दिन उनसे बहस नहीं करनी चाहिए थी, सब हमारी ही गलती है। और वैसे भी ये जो माफिया लोग होते हैं बिना जान लिए तो पीछा नहीं छोड़ते। हे भगवान, प्लीज इस मोन्स्टर को हमारी जिंदगी से दूर कर दीजिए, हमने उनका क्या बिगाड़ा है? इन विचारों में अभिश्री सुकून से बेड पर सो चुकी थी। इधर तन्मय आज ऑफिस से जल्दी घर आ चुका था। तन्मय ने सर्वेंट से पूछा, देविका और अभिश्री आ गए? सामने से सर्वेंट ने उसे पानी का ग्लास देते हुए कहा, जी आ गए थे, लेकिन देविका मैडम पार्टी में गई हैं अपने किसी दोस्त की। तन्मय ने सर्वेंट से पूछा, और अभिश्री, क्या वो भी उसके साथ गई है? सर्वेंट ने तन्मय को सर झुकाते हुए जवाब दिया, नहीं साहब, वो तो अपने रूम में रेस्ट कर रही हैं। तन्मय ने सामने खड़ी सर्वेंट से कहा, हम ओके, तुम जाओ।
सर्वेंट वहां से जा चुकी थी। इधर तन्मय हॉल से उठा और उसके कदम सीधे वहां से अभिश्री के बेडरूम की तरफ बढ़ गए। अभिश्री सोने से पहले अपने रूम का डोर बंद करना भूल गई थी। तन्मय के कदम अभिश्री के रूम के बाहर आकर रुक चुके थे। तन्मय ने रूम में झांक कर देखा तो इस समय रूम की लाइट बंद थी, लेकिन उसके बाद भी उस रूम में इतना उजाला था कि तन्मय को बेड पर सुकून से सोती अभिश्री साफ नजर आ रही थी। अभिश्री के लंबे घने बाल खुलकर उसके पिलो पर बिखरे हुए थे। जिन कपड़ों में वो कॉलेज से आई थी उन्हीं कपड़ों में वो सोने के लिए लेट चुकी थी। उसके चेहरे पर सोते वक्त सुकून और मासूमियत छाई हुई थी। तन्मय ने अपने मन में कहा, मेरी रातों की नींद उड़ाकर खुद दिन में भी सुकून से सो रही है, लेकिन है भी तो इतनी हसीन कि दिल करता है कि देखता ही रहूं। मुझे इसकी प्रॉपर्टी और ये दोनों ही चाहिए, ये भी अब तन्मय की जिद है। इतना कहते हुए तन्मय अभिश्री के नजदीक उसके बेड पर बैठ चुका था। अभिश्री अभी भी सुकून से बेड पर सोई हुई थी। उसे जरा अंदाजा नहीं हुआ कि दो मैली निगाहें उसे तब से खड़ी देख रही हैं। तन्मय को काफी समय हो चुका था अभिश्री को इसी तरह से देखते हुए। जब उसने हिम्मत करते हुए अपने और अभिश्री के बीच की नज़दीकियों को कम करने की कोशिश की। वो अभिश्री के सामने फिलहाल खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे देखकर उसके लिए रुकना भी मुश्किल हो रहा था। तन्मय बेड पर अभिश्री के नज़दीक झुका और उसने अपने होठों को अभिश्री के होठों के नज़दीक बढ़ाया। क्या तन्मय कामयाब हो पाएगा अपने मंसूबे में? क्या तन्मय करेगा अपने गंदे इरादे पूरे? क्या अभिश्री के सामने आने वाली है तन्मय की सच्चाई? किस तरह से एके बचाएगा अभिश्री को तन्मय के गलत इरादों से? जानेंगे कहानी के आगे आने वाले भाग में। चटैन एके का दिल तुम पर आ चुका है। अभिश्री अपने सपने में अपने चेहरे के नज़दीक उन गर्म सांसों को महसूस कर पा रही थी। जल्दी ही अभिश्री की आंख खुल चुकी थी। अभिश्री ने जागते ही अपने मन में कहा, सपने में भी ये मोस्टर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। इन्हीं सोचों में गुम अभिश्री अपने बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ चुकी थी चेंज करने के लिए। इधर तन्मय जो इस समय अभिश्री के बेड के नीचे छिपा हुआ था निकल कर बाहर आया। उसने फौरन मौका पाते ही अभिश्री के रूम से बाहर का रुख किया। अभिश्री के साथ कुछ भी गलत करने से पहले ही एके के सपने ने उसे जगा दिया था। अभिश्री जल्दी ही चेंज करके रूम में आ चुकी थी, जिसके बाद वो अपनी पढ़ाई करने बैठ गई। इधर तन्मय हाथ मलता हुआ अपने रूम में आया और उसने खुद से कहा, उफ यार, लगता है किस्मत ही खराब है मेरी। ना तो प्रॉपर्टी हाथ लग रही है और ना ही ये लड़की, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इतनी आसानी से तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से। प्रॉपर्टी के साथ साथ ये लड़की भी मेरी होगी जल्दी। अब इसे के का कुछ तो सलूशन सोचना होगा मुझे। इन्हों ख्यालों में गुम तन्मय अपने मंसूबे बना रहा था अभिश्री को पाने के। इधर एके के मेंशन में एके अपने पूल एरिया में स्विमिंग कर रहा था। कबीर वही पूल के किनारे डली एक रेस्टिंग चेयर पर सुकून से बैठा एके को उसके आगे के प्लान्स बता रहा था, जिन पर आगे एके को अमल करना था। कबीर ने एके से कहा, बुरा ना माने तो एक बार पूछूं? एके ने पूल के किनारे पर आते हुए कबीर से कहा, हाँ पूछ। कबीर से एके से पूछा, वो लड़की कैसी लगती है तुझे? एके ने अनजान बनते हुए कबीर से पूछा, किस लड़की की बात कर रहा है तू? कबीर ने अब नाम लेकर एके से पूछा, मैं मिशा की बात कर रहा हूँ, वो कैसी लगती है तुझे? एके ने भी अपने ही स्टाइल में जवाब दिया, लड़की जैसी ही लगती है मुझे, क्योंकि तुझे उसमें कुछ और नजर आता है क्या? कबीर ने हंसते हुए एके से कहा, ओह कम ऑन यार, मुझे भी वो एक लड़की ही नजर आती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो तुझे पसंद करती है। एके ने टेढ़ी हंसी हंसते हुए कबीर को जवाब दिया, मुझे पसंद करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे पसंद करने का हक फिर किसी को नहीं रहता। और रही बात मिशा की, तो वो सिर्फ मेरे डैड की दोस्त की बेटी है, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं बोलता, वरना एके का हाथ लगाने वाले का एके क्या हश्र करता है ये तू अच्छे से जानता है। कबीर ने एके से एक और सवाल पूछा, अच्छा वो लड़की जो तुझे तन्मय के घर में मिली थी, क्या वो तुझे पसंद है? एके की आंखों में फौरन से जुनून उतर आया था। एके पूल से बाहर आया और उसने अपने वेस्ट पर टॉवल लपेटते हुए कबीर को जवाब दिया, वो लड़की नहीं, उसका नाम अभिश्री है, और वो मुझे सिर्फ पसंद नहीं है, वो मेरी जिद है। एके की इन जुनून से भरी बातें सुनकर कबीर समझ चुका था कि अब एके दोस्त से बॉस वाले मोड में आ चुका है। एके ने आगे कबीर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और हैंड टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए वो वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह अभिश्री विकास भैया के साथ कॉलेज जा चुकी थी। दोपहर तक अपने समय को काटने के बाद आखिर अभिश्री का कॉलेज ओवर हुआ और वो अपने कॉलेज से बाहर आई। पहले की ही तरह वो विकास भैया को कॉल लगा ही रही थी कि उसे सामने से तन्मय की कार अपनी तरफ आती नजर आई। अभिश्री ने फोन रखा तो तन्मय की कार उसके एकदम कदमों में आकर रुकी। तन्मय ने कार की विंडो का शीशा नीचे करते हुए अभिश्री से कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अभिश्री ने तन्मय से पूछा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? और हम तो विकास भैया को कॉल लगा ही रहे थे, वो आ जाएंगे हमें लेने।
तन्मय ने जब एक बार फिर से अभिश्री से इंसिस्ट किया तो अभिश्री उसकी कार में बैठ गई। अभी बामुश्किल तन्मय की कार कुछ ही दूरी तय कर पाई होगी कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। तन्मय ने देखा तो ये कॉल एक अननोन नंबर से। तन्मय ने कॉल रिसीव कर लिया। उधर से बात कर रहे शख्स की बात सुनकर तन्मय के होश उड़ चुके थे। तन्मय ने अपनी बगल वाली सीट पर बैठी अभिश्री से कहा, सॉरी अभिश्री, तुम्हें विकास के साथ ही आना होगा, मुझे एक इमरजेंसी आ गई है, आई हैव टू लीव अर्जेंटली। अभिश्री ने इट्स ओके कहते हुए कार से बाहर कदम रखे। इधर तन्मय ने अपनी कार को पूरी स्पीड पर दौड़ा दिया। अभिश्री एक बार फिर से वही उस सुनसान सड़क पर खड़ी थी जहां उसे उस रोज AK मिला था। अभिश्री ने आगे बढ़ना शुरू किया ही था कि तभी एक कार अभिश्री के ठीक पीछे आकर रुकी। अभिश्री चौंक कर पलटी तो वो फौरन पहचान गई, वो कार AK की थी। शोफर ने कार से उतरकर पीछे का डोर खोला तो AK कार से बाहर आया। अभिश्री की तो देखकर ही हालत खराब हो चुकी थी। अभिश्री ने अपने चेहरे को पलटते हुए AK की तरफ से अपनी पीठ फेरी और तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। AK अब तक कार से बाहर आ चुका था। AK ने पीछे से अभिश्री को आवाज लगाई, रुको लड़की। अभिश्री के कदम AK की उस सख्त आवाज पर थम चुके थे। AK ने अपने कदम अभिश्री की तरफ बढ़ाते हुए उससे पूछा, मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ना कि इस सुनसान सड़क पर इस तरह से तुम नजर नहीं आओगी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभिश्री ने उल्टे AK से सवाल किया, आप इतनी अचानक से यहाँ कैसे आ गए? क्या आप सच में कोई मॉन्स्टर हैं जो ऐसे प्रकट हो गए? AK ने आगे बढ़ते हुए अभिश्री की बाजू को कसकर अपने एक हाथ से पकड़ते हुए उससे सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मुझे मेरी बातों को इग्नोर करने वाले लोग पसंद नहीं है। जो मैंने तुमसे पूछा पहले मुझे उसका जवाब दो, तुम मेरे मना करने के बाद भी यहाँ क्या कर रही हो? AK की स्ट्रॉन्ग पकड़ से अब तक अभिश्री की आंखें नम हो गई थी। उसके बाजू में तेज दर्द हो रहा था और वो लगातार AK से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब AK की नजरें अभिश्री की नजरों से मिली तो उसने उसकी गुलाबी आंखों को देखकर फौरन अपने हाथ की पकड़ अभिश्री के हाथ से ढीली कर दी और उससे 2 कदम की दूरी बना ली। अभिश्री ने रुआसा होते हुए AK से कहा, हमें पता है कि आप हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। AK ने अपनी चिन पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहा, हम तो क्यों कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ ये सब बोलने के दौरान AK ने एक कदम अभिश्री की तरफ बढ़ाया। अभिश्री ने AK के बढ़ते कदमों से घबराते हुए 2 कदम पीछे लेते हुए उसे मासूमियत से जवाब दिया, हम उस दिन आपसे उलझ गए थे ना? AK ने अभिश्री की तरफ अपना एक कदम और बढ़ाते हुए उसे जवाब दिया, हम ये बात तो सच है, तुम्हें मुझसे उलझना नहीं चाहिए था। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम्हें कहा था कि दोबारा मेरे सामने मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। AK के बढ़ते कदमों से घबरा कर अभिश्री ने फौरन से 2 कदम और पीछे ले लिए, जिसके बाद उसने अपनी लखराती आवाज में AK से कहा, वो तो आप आए थे हमारे घर, हम नहीं मिलने आए थे आपसे। AK ने मुस्कुराते हुए अभिश्री को जवाब दिया, तो अब क्या किया जा सकता है, अब तो मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता तुम्हारी गलती के लिए। वैसे भी जब AK का दिल किसी चीज पर आ जाता है तो फिर मेरे हाथ से भी बाहर हो जाता है। इतना कहते हुए AK ने अपने सीने पर हाथ रखा और इस बार 2 कदम उसने अभिश्री की तरफ बढ़ाए। अभिश्री घबराते हुए पीछे हटी और उसने AK से पूछा, लेकिन हम कोई चीज तो नहीं है, देखिए हम एक चलते फिरते इंसान हैं। AK ने आगे बढ़ते हुए अभिश्री के चेहरे को अपने एक हाथ की उंगली से नजाकत से छूते हुए कहा, हाँ, मुझे ये बात अच्छे से मालूम है और यही वजह है कि तुम अभी तक सही सलामत हो, वरना अब तक तो मैं आग लगा चुका होता अपनी चीज को हाथ लगाने वाले को भी और अपनी अजीज चीज होती। अभिश्री फौरन समझ चुकी थी कि उसके दोस्त ईशान को नुकसान पहुंचाने का काम भी AK ने ही किया है। अभिश्री ने हिम्मत जुटाते हुए AK से पूछा, तो वो आप ही थे जिसने हमारे दोस्त ईशान को गायब किया? आज सुबह से ही कॉलेज में उसकी बातें हो रही हैं, आप कैसे ये सब कर सकते हैं? वो हमारा अच्छा दोस्त है। AK ने जब अभिश्री के मुंह से ईशान का नाम सुना तो अगले ही पल जिन उंगलियों से वो नजाकत से अभिश्री के गाल को सहला रहा था, अभिश्री की गर्दन उनकी गिरफ्त में आ चुकी थी। जिसके बाद AK ने दांत भींचते हुए अभिश्री से कहा, आज के बाद अगर तुम्हारे मुंह से मैंने उस लड़के के लिए या किसी भी लड़के के लिए दोस्त शब्द सुना तो मैं उसके साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगा, माइंड इट। किन हदों को पार करेगा AK अभिश्री को पाने की जिद में? क्या अभिश्री भी करेगी AK से प्यार? तन्मय के गलत इरादों से कैसे बचाएगा AK अभिश्री को? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने, और प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।